जी स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक शुरू किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसके 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। नंबर 1, पहला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो ये कि स्टडी टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। जब हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है तो ऐसे स्टडी को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। फिर थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया था। ये एक कंटेनर था, इसमें एक सर्टेन गैस है और गैस के मॉलिक्यूलों की इंटरनल एनर्जी हमने U1 लिया था। पिस्टन जो था ये फ्रिक्शनलेस और मूवेबल था। जब पिस्टन फ्रिक्शनलेस और मूवेबल होता है तो सिस्टम का प्रेशर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाता है। तो इस एग्जांपल में प्रेशर को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था। फिर हमने यहाँ से हीट एनर्जी सप्लाई की थी। हीट एनर्जी ने इंटरनल एनर्जी को U1 से U2 बनाया था। इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई थी उसको हमने डेल्टा U कहा था। और इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी बढ़ता है। वेलोसिटी बढ़ने से अप्लाइड फोर्स बढ़ती है और अप्लाइड फोर्स बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर को इनिशियल सिचुएशन पे मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर की जो अमाउंट इंक्रीज हुई थी वो पिस्टन को ऊपर पुश करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। डिस्टेंस जो कवर हुआ था वो डेल्टा एक्स, और पिस्टन ने जो वर्क किया था उस वर्क को हम लोगों ने डेल्टा डब्ल्यू का नाम दिया था। दूसरी डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि द डिफरेंट रिलेशंस अमंग हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। फिर हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट देखा था। उसके भी 2 स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। बस सिर्फ आपसे कहा यह था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के स्टेटमेंट में हीट एनर्जी का वर्ड ऐड कर दीजिएगा। हीट एनर्जी may convert one form to another, not be destroyed or neither be created। और दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों ने यहां से किया था, ये एक रिलेशन निकाला था कि ये डेल्टा Q इक्वल है डेल्टा U प्लस डेल्टा W के, और इसको हम लोगों ने अरेंज किया था तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिला था हमें। और यहां से हम लोगों ने दूसरा स्टेटमेंट दिया था, U2 माइनस U1 दिया था। इसमें हमने कहा था कि द प्रोसेस ऑफ thermodynamics, change in internal energy of a system always be equal to the difference of heat energy and mechanical work। जी अदनान बोलिए। क्या आ रही है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सबके पास यही ऑप्शन है या सिर्फ आपके पास है? कोई और बताए? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बेटा वो आपकी तरफ से इशू होगा फिर। ठीक है, चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक काम ये किया था कि ये सारे फिनोमेना में, सारे प्रोसेस में प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था। प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था। और इतना काम करने के बाद हम लोगों ने साइन कन्वेंशन डिस्कस किया था कि कब कौन सी वैल्यू प्लस होगी और कब कौन सी वैल्यू माइनस में होगी। वो रिकॉर्डेड लेक्चर में आप देख लीजिएगा। वो इंशाल्लाह आज किसी वक्त मैं आपको सेंड कर दूंगा, कल का रिकॉर्डेड लेक्चर, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोगों ने वर्क कैलकुलेट किया था। तो वर्क के 3 फॉर्मूले हमें मिले थे। पहला फॉर्मूला था F डेल्टा एक्स, F डेल्टा एक्स। दूसरा फॉर्मूला मिला था PA डेल्टा एक्स, और तीसरा फॉर्मूला हमें मिला था
T डेल्टा V। इतना काम करने के बाद मजेदार डिस्कशन ये हुई थी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। और फिर आइसोबैरिक प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था और डेरिवेशंस के बाद, डिस्कशंस के बाद जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट ये था। और यहाँ पर बात ये हुई थी कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट आप सप्लाई करते हो वो हीट एंथैल्पी को चेंज करने में इस्तेमाल होती है। यहाँ तक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग लेक्चर को इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सुनिएगा स्टूडेंट, गौर से। स्टूडेंट, आप सबसे पहला काम ये करें कि जो पिस्टन है ना, इसको कर दीजिए जरा फिक्स। ये पिस्टन हमने फिक्स कर दिया, मतलब अब ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता है। अगर ये मूव नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम अब चेंज नहीं हो सकता है। वॉल्यूम चेंज नहीं होने का मतलब है कि आप कहोगे वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो गौर से सुनिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। Such type of process in which volume remains constant is called isochoric process. Isochoric process एक ऐसे प्रोसेस को कहेंगे जिसमें वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं, यानी डेल्टा V की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वर्क डन 0। दूसरे तरीके से देखिए, वर्क तो तब होगा ना जब डिस्टेंस कवर करेगा। वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि पिस्टन मूव नहीं करेगा तो डिस्टेंस कवर नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो होती है 0। अब इसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अप्लाई कीजिए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, ये डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसको आप ऐसे लिखोगे, डेल्टा Q या छोटा सा V लिखा, V का मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेल्टा U एज इट इज, डेल्टा W की जगह 0 लिखा, तो डेल्टा Q V इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट आप सप्लाई करोगे वो हीट का इस्तेमाल होगी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। In an isocoric process, V constant means isocoric process. In isocoric process, heat energy which is supplied will use to change in internal energy of the system. आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट आप सप्लाई करते हो वो हीट का इस्तेमाल होती है सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा आसान सा प्रोसेस था। अब एक और प्रोसेस पे आते हैं, उसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। स्टूडेंट्स, प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये करूं, जरा गौर से सुनिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने उस एग्जांपल में ये सोचना है कि सर जो एग्जांपल दे रहे हैं या सर जो कह रहे हैं क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं। गौर से सुनिए। फर्ज कीजिए कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, पहले तो एक काम ये कर लीजिए, पिस्टन अब मूव कर सकता है, यानी पिस्टन मूवेबल है। फ्रिक्शनलेस है नहीं है हमें नहीं मालूम, यानी बस पिस्टन कैन मूव अप एंड डाउन। ओके, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इनिशियली सपोज कर लीजिए 10 जूल की है। इंटरनल एनर्जी कितनी है, 10 जूल की। उसके बाद आप यहां से हीट दीजिए 100 जूल की। हीट दिया कितना, 100 जूल।
तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? 110 जूल। शुरू में था 10, इनिशियली कितना था? 10, और आपने दिया 100, तो टोटल कितना हो गया? 110। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि जो 100 जूल मैंने एनर्जी दिया सिस्टम को, ये सिस्टम क्या करे, इस 100 जूल को वर्क करने के लिए इस्तेमाल कर दे। यानी 100 जूल को कहाँ इस्तेमाल कर ले? वर्क करने में, पिस्टन को ऊपर ले जाने में। और इसकी इंटरनल एनर्जी 10 जूल पर मेंटेन रहे, 10 जूल पर मेंटेन रहे। तो क्वेश्चन ये, क्या ये मुमकिन है या नहीं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि इंटरनल एनर्जी शुरू में है 10 जूल, 10 जूल, फिर आपने सप्लाई किया 100 जूल, इंटरनल एनर्जी हो गई 110 जूल, 110, 10 पहले से था, 100 आपने और दिया, अब हो गया 110, 110 जूल। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि जो 100 जूल मैंने दिया, वो 100 का 100 जूल पिस्टन को ऊपर पुश करने के लिए इस्तेमाल हो जाए, यानी वर्क करने के लिए इस्तेमाल हो जाए, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 10 जूल मेंटेन रखे, यानी 100 जूल से वर्क हो जाए और 10 जूल इसका अपने पास रहे, जो पहले था वो आपकी। यानी मैं नहीं चाहता हूं कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो, मैं चाहता हूं इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो। तो क्या ये मुमकिन है या नहीं? स्टूडेंट बहुत सुनिएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? पहले जरा ये सुन लो। मैंने कहा इंटरनल एनर्जी 10 जूल मेंटेन रहे, 100 का 100 जूल वर्क करने के इस्तेमाल हो जाए। तो ये बताओ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो यहां से मूव करके यहां तक आ रहे हैं पिस्टन से हिट करने के लिए, तो यहां से यहां तक आने के लिए तो एनर्जी इस्तेमाल हो रही होगी। तो यहां से यहां तक आने के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? या तो वो 100 जूल में से यूज करेगा या अपने 10 जूल में से यूज करेगा, उसके पास तो यही दो एनर्जी है। अब मैं कह रहा हूं कि 10 जूल चेंज ना हो और 100 जूल से वर्क करे, तो इसकी मोमेंट्स के लिए एनर्जी कहां से आएगी? यानी ये एग्जाम्पल ऐसा है कि फर्ज करो कि मैंने घर पे एक मजदूर को बुलाया, लेबर को बुलाया, मैंने उस लेबर को 10,000 रुपए दिए और मैंने उससे कहा कि देखो ये 10,000 रुपए पूरे के पूरे जिस काम के लिए बुलाया है उस काम में इस्तेमाल होना चाहिए, और तुम्हारे जेब में जितने पैसे हैं इस वक्त वापिस जाते हुए भी आपकी जेब में इतने ही पैसे होने चाहिए। बोलो यस। अच्छा मेरी वीडियो गायब हो गई थी, तो एक्चुअल में ना मैं मिस्टर इंडिया भी हूं ना। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने एक मजदूर को घर पे बुलाया, उसको 10,000 रुपए दिए और मैंने कहा कि ये 10,000 रुपए पूरे जिस काम के लिए दिए हैं उसी पे लगने चाहिए। तुम्हारे जेब में जितने पैसे हैं इतने ही पैसे लेकर तुमको वापस जाना है, यानी तुम्हारे पैसों में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो सवाल ये है कि वो जितने पैसे लेकर आया था इतने ही पैसे वो लेकर जाएगा, मेरे सारे के सारे पैसे मेरे काम में इस्तेमाल करेगा। तो वो जो सारे काम मेरे लिए कर रहा है तो उसकी मजदूरी कहां से आएगी फिर? क्या वो बगैर मजदूरी के ये काम करेगा? और अगर उसको मजदूरी चाहिए तो वापस जाते वक्त उसकी इंटरनल एनर्जी यानी इनिशियल अमाउंट चेंज हो चुकी होगी। अगर इनिशियली वो 100 रुपीज के साथ आया था तो वापस जाते वक्त 100 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए उसके पास। और अगर वो सेम अमाउंट से जा रहा है तो इसका मतलब है वो बगैर लेबर लिए जा रहा है, और ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा मुमकिन होता
यानी मुझे ऐसे मजदूर मिल जाते जो फ्री में काम करते मेरे लिए। ये मिसाल ऐसे ही है कि मुझे ऐसे लेबर मिल गए हैं जो फ्री में मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसे मजदूर मिल जाते, ऐसे लेबर मिल जाते, ऐसा पॉसिबल हो जाता, तो मैं कहता इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी का दूसरा नाम क्या होता है? टेम्परेचर। तो मैं कहता टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया सिस्टम का। दूसरा और सुनिए, अगर मैं कहता हूं कि यू हैव अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप बोलोगे सर ये एक आइडियल सिचुएशन होगी, ये रियल सिचुएशन नहीं है। मैंने कहा चलो आइडियल ही सही। आइडियल का मतलब जो 100% एग्जिस्ट ना करे, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसमें टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू की वैल्यू 0, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन याद रखिएगा, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक आइडियल प्रोसेस कहते हैं। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट तो होगा, लेकिन ये एक आइडियल प्रोसेस होगा, मतलब प्रैक्टिकली 100% एग्जिस्टेंस नहीं होगी। अब इस प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन पे अप्लाई कीजिए, तो वो हमने हमारे पास ये देखिएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां छोटा सा मैंने टी लगाया, टी का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। डेल्टा यू की जगह 0, दिस इज डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू टी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब यह हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट सप्लाई करोगे, वो सारी की सारी हीट का इस्तेमाल होगी वर्क करने में। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारी की सारी एनर्जी वर्क करने के लिए इस्तेमाल हो जाए। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं आइडियल प्रोसेस। स्टूडेंट याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का ऑल्टरनेट नेम बॉयल्स लॉ भी है। बॉयल्स लॉ जिस प्रोसेस की बात करता है, वो प्रोसेस एक्चुअल में आइसोथर्मल प्रोसेस ही है। बॉयल्स लॉ भी एक आइडियल लॉ है, आइसोथर्मल प्रोसेस भी एक आइडियल प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका ग्राफ जरा बनाकर दे दीजिए, ग्राफ V और P के दरमियान का, तो ग्राफ कैसा होगा? और से देखिएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है V और P एक दूसरे के क्या हो गया? इनवर्स। बॉयल्स लॉ भी यही कहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V और P के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा? इनवर्स का रिलेशन बनेगा। और इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? एक कर्व, यानी इसका ग्राफ इस तरह का एक हाइपरबोलिक कर्व होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी? PV इज इक्वल टू C का मतलब कांस्टेंट, आप K भी ले सकते हो, PV इज इक्वल टू K। ये ग्राफ बॉयल्स लॉ का है, ये ग्राफ टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस का है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ है, तो जो ग्राफ बॉयल्स लॉ का होगा वही ग्राफ किसका होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस का। मतलब ये कर्व, इस कर्व को आप लोग पैराबोलिक या हाइपरबोलिक कर्व भी बोल सकते हो, पर एक्चुअल नेम इसका हाइपरबोलिक कर्व ही है, पर आप पैराबोलिक कर्व भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो एक प्रोसेस हो गया। अब एक और प्रोसेस की तरफ आते हैं, जरा उसको देखिएगा। स्टूडेंट्स,
एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोलेंगे जिसमें ना तो कुछ अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर जा सकता है, ना सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ना सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बैलून लीजिए, बैलून में एयर फिल्ड कीजिए, हवा भरिए और उसके माउथ को टाइट करके बांध दीजिए किसी चीज से। यानी आपके पास एक एयर फिल्ड बैलून है। अब एयर ना तो अंदर जा सकती है, ना अंदर की एयर बाहर आ सकती है। तो ये सिस्टम बन गया एक आइसोलेटेड। ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हीट सप्लाई हो सकती है और ना ही सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो सकता है, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? 0। ना तो आप सिस्टम को हीट दे सकते हो और ना ही सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होगा तो अंदर प्रोसेस क्या होगा, अंदर फिनोमेना क्या होगा? मैंने जो एयरफिल्ड बैलून की एग्जांपल दी, अब बताइए होगा क्या अंदर? गौर से सुनिएगा और समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, वो जो एयरफिल्ड बैलून है, अब उसको 8 से 10 घंटे के लिए घर पे कहीं पर रख दीजिए। रख दिया, 8, 10, 12 घंटे के बाद जब बैलून को देखते हो तो उसका साइज छोटा हो चुका होता है। उसका साइज स्मॉल कैसे हो गया? एयर बाहर निकल गई? क्या एयर बाहर निकल गई? हम यही कहते हैं, कॉन्सेप्ट यही है। बैलून का साइज छोटा हो गया, एयर, हवा निकल गई इसमें से। याद रखिएगा, अगर एयर बाहर निकलने की जगह होती तो एयर उसी वक्त निकल जाती ना जिस वक्त आपने फिल्ड किया था। 10 मिनट में एयर निकल जाती। और से सुनिएगा, एयर बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है। एयर फिल्ड बैलून का साइज जब छोटा होता है तो फिनोमेना क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। एक्चुअल में जब आपने बैलून में एयर फिल्ड किया तो बैलून का जो शेप बना हुआ है, वो एयर का मॉलिक्यूल उस बैलून के वॉल पर जाकर हिट करता है, उससे प्रेशर जनरेट होती है और उस प्रेशर की वजह से बैलून का शेप बना हुआ होता है। अब होता क्या है कि एयर का मॉलिक्यूल जाकर हिट तो कर रहा है, हिट करने के दौरान एनर्जी कंज्यूम तो कर रही है, लेकिन एनर्जी उसको मिल नहीं रही कहीं से। तो मुसलसल हिट करने की वजह से उसकी अपनी एनर्जी क्या हो रही होगी? कम। एनर्जी कम होने से उसकी वेलोसिटी होगी कम। वेलोसिटी कम होने से अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा? कम। अप्लाइड फोर्स कम होने से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा, बैलून का साइज क्या होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा। यानी इस सिचुएशन में वर्क तो होगा, काम तो होगा, लेकिन काम किस शक्ल में होगी? इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने की शक्ल में होगी। आप एक काम ये कीजिएगा, एयर बैलून को फिल कीजिएगा एयर से, मुंह टाइट करके बांध दीजिएगा, घर में 10-12 घंटे के लिए केवल छोड़ दीजिएगा। 10-12 घंटे के बाद बैलून उठाइएगा और किसी टेबल पर रखकर सीजर से उसको कट कीजिएगा और बैलून को ऐसे ओपन कीजिएगा। अंदर देखिएगा अंदर क्या मिल रहा है। अंदर क्या मिलेगा? आपको डस्ट मिलेगा, धूल सी मिलेगी। वो क्या था? वही तो एयर के पार्टिकल्स थे जो काम करने के बाद थक हार कर बैठ गए हैं, और थक हार कर बैठने की वजह से बैलून का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस में, जिसमें आप हीट सप्लाई नहीं करोगे, वहां पे प्रोसेस होगा, लेकिन प्रोसेस किस शक्ल में होगी? इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने की शक्ल में होगी। मतलब
देखिएगा यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो मैंने प्रोसेस जब अप्लाई की तो इसको ऐसे लिखा, डेल्टा क्यू की जगह 0, दिस इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का, दिस इज डेल्टा डब्ल्यू। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क तो हुआ, लेकिन वर्क किस शक्ल में हुई है, इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने की शक्ल में हुई है, इंटरनल एनर्जी के कम होने की शक्ल में हुई है। क्लियर? अच्छा, अब इसका ग्राफ याद रखिएगा, P और V के दरमियान ग्राफ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। स्टूडेंट याद रखिएगा, सेकेंड ईयर में तो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक जो है बड़ा शॉर्ट है, लेंथ बड़ी कम है। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर स्टडी करोगे, एक सब्जेक्ट के तौर पर स्टडी करोगे, यानी इतनी लेंथ है इसके अंदर, इतनी इंफॉर्मेशन है। याद रखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ इसी तरह का कर्व होता है, लेकिन बस जरा सा नीचे की तरफ झुका होता है। जरा क्लियर कीजिएगा, ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक। फर्क कैसे करोगे, फर्क कैसे करोगे, गौर से देखिएगा। 45 डिग्री के एंगल पर यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। अगर कर्व का यह हिस्सा और यह हिस्सा सिमेट्रिकल है, एक जैसा है, तो इसका मतलब है यह आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल ना हो, ये और ये सिमेट्रिकल ना हो, एक जैसा ना हो, तो इसका मतलब है ये एडियाबैटिक का ग्राफ है। इस ग्राफ को तो आप लोग, इसको तो आप लोग हाइपरबोलिक कर्व बोलते हो, लेकिन इस ग्राफ को हम लोग एडियाबैटिक कर्व बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक कर्व। ये एडियाबैटिक कर्व कहलाता है। एडियाबैटिक कर्व की इक्वेशन याद रखिएगा, इसकी इक्वेशन होती है PV गैमा इज इक्वल टू C। ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। हम आपसे पूछेंगे द कर्व इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक कर्व, या इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक कर्व इज डैश PV गैमा इज इक्वल टू C। ये गैमा V के ऊपर है, सिर्फ V के ऊपर है। गैमा एक कांस्टेंट वैल्यू है 1.667 फॉर मोनोएटॉमिक गैस, और गैमा 1.4 फॉर डायएटॉमिक गैस इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली गैसेस डायएटॉमिक फॉर्म में होती हैं, तो गैमा की वैल्यू नॉर्मली कितनी इस्तेमाल करते हैं, 1.4। तो स्टूडेंट अब गौर से सुनिएगा कि यह टॉपिक पेपर में कैसे पूछा जाता है। पेपर में यह टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। शॉर्ट में कैसे पूछेंगे, अगर शॉर्ट में पूछा तो हम आपसे कहेंगे स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फुल स्टॉप। फिर कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ डिस्कस, और 4 प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस डिस्कस करने के लिए कहेंगे। 4 प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस डिस्कस करने के लिए कहेंगे। और अगर सेक्शन सी में पूछा गया, लॉन्ग में पूछा गया, जो बहुत पूछा जाता है, हम कहेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फुल स्टॉप। फिर कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ एक्सप्लेन, 4 में से कोई 2 प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे। ये सेक्शन सी में आएगा। स्टूडेंट्स,
इस टॉपिक की जो लर्निंग करनी है आपको, उसका कंप्लीट नोट्स मैंने आपके ग्रुप पर सेंड कर दिया है। फिलहाल इस टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट हुई है। अगले लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। 110% कंफर्म होता है, 110% कि अगर इस टॉपिक का न्यूमेरिकल पेपर में आया तो आउट ऑफ बुक आएगा, बुक से नहीं आएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चंस करना हो, तो वो क्वेश्चंस कर सकता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से किसी को कोई सवाल करना हो तो वो सवाल कर सकता है। किसी के पास कोई सवाल नहीं है? बेटा पहले अपना नाम बताओ। ये आप कुछ नहीं पूछना हो तो इसको बंद रखा करो अब्बास। हाँ, तुमने माइक ओपन किया हुआ था लेकिन कुछ पूछ नहीं रहे थे। जब कोई क्वेश्चन ना करना हो तो माइक ऑफ रखा करें। जी, किसी को कुछ बिल्कुल करने हैं, बिल्कुल करने हैं। पूरा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कॉपी करना है। फिर अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो उससे आगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए नोट्स की हम लोग हेल्प ले रहे हैं। अदरवाइज ये सारी चीजें हम लोग क्लास में ही लिखते हैं। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि सितंबर के फर्स्ट वीक से आप लोग की फिजिकल क्लासेस की परमिशन मिल जाए, शुरू हो जाए। जब तक फिजिकल क्लासेस की परमिशन नहीं मिल रही है तब तक हमें ऐसे ही चलना है। जी स्टूडेंट्स, जी जी, दोनों के कंप्लीट टॉपिक है वो। ठीक है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स कल के भी आज के भी इंशाल्लाह आज रात किसी वक्त आपके ग्रुप पर सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, कोई सवाल है